वेलकम दोस्तों। आज फिर 100 वीडियो की अपनी श्रृंखला में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पॉकेट वीटो क्या होता है। व्हाट इज पॉकेट वीटो, या जिसे हिंदी में कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो एक ऐसा शब्द है जो विधि शास्त्र, संविधान शास्त्र, राजनीति विज्ञान की एक बहुत ही रोचक अवधारणा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पॉकेट वीटो या जेबी वीटो क्या है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो क्या है। पॉकेट वीटो को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा यह शब्द आप जानें कि वीटो किसे कहते हैं। व्हाट इज वीटो। वीटो को सामान्यतः निषेधाधिकार या निषेध का अधिकार के रूप में जाना जाता है। निषेध का अधिकार या निषेधाधिकार का मतलब है कि नो करना, मना करना, किसी चीज को रोक देना। अर्थात वीटो वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी प्रस्ताव को लागू होने से रोक दिया जाता है। जैसे हम संयुक्त राष्ट्र के वीटो की चर्चा सुनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन्हें वीटो प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा परिषद में कोई सब्सटेंटिव मोशन यदि है, कोई सारभूत प्रस्ताव है, कोई सब्सटेंटिव मैटर है, तो 5 में से कोई भी देश यदि उस पर नो कर दे कि नहीं, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, तो वह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, अर्थात वीटो हो जाएगा। तो वीटो का तात्पर्य है निषेध का अधिकार या नो करने का अधिकार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संयुक्त राष्ट्र के वीटो की बात नहीं करेंगे, बल्कि विभिन्न देशों में राज्याध्यक्षों को वीटो प्राप्त है, और उसमें भी पर्टिकुलर जिस वीटो को समझेंगे वो है जेबी वीटो। अब यदि वीटो की बात करें तो विश्व में 4 प्रकार के वीटो दोस्तों होते हैं। एक है निरपेक्ष वीटो, या इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ये ब्रिटेन के सम्राट को प्राप्त है। एब्सोल्यूट वीटो ये ब्रिटिश सम्राट को प्राप्त है। दूसरा वीटो का रूप होता है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो ये यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त है, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो विश्व में वीटो के 4 प्रकार है। राज्याध्यक्षों को जो प्राप्त है, निरपेक्ष वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। फ्रांस का राष्ट्रपति, निलंबनकारी वीटो, फ्रांस का राष्ट्रपति। और चौथा वो कॉन्सेप्ट जो आज हमें समझना है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, और पॉकेट वीटो भी अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरह से विश्व में राज्याध्यक्षों को 4 प्रकार के वीटो प्राप्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में जो वीटो है वो भी ये वाला है, निरपेक्ष वीटो। तो दोस्तों आज हम निरपेक्ष वीटो, विशेषित वीटो और निलंबनकारी वीटो पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय होगा जेबी वीटो। बट उससे पहले इतना जान लें कि भारत का जो राष्ट्रपति है अपना, उसको 3 वीटो प्राप्त है। उसके पास निरपेक्ष वीटो है, उसके पास निलंबनकारी वीटो है, और उसके पास जेबी वीटो है। तो आइए आज समझते हैं कि हमारे राष्ट्रपति की जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या है। आइए इसको ठीक से समझते हैं कि जेबी वीटो से क्या तात्पर्य। जो जेबी वीटो का कॉन्सेप्ट या पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, इसकी ओरिजिन यूएसए में होती है। ध्यान रखना है कि मूलतः जिस देश में जेबी वीटो का कॉन्सेप्ट आया है वो है अमेरिका। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के संविधान में, यूएसए के संविधान में जेबी वीटो जैसा कोई कॉन्सेप्ट प्रत्यक्षता नहीं है।
अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां का संविधान प्रत्यक्षतः जेबी वीटो जैसा कोई पावर नहीं देता है, लेकिन व्यवहार में संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि उसे जेबी वीटो प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले जान ले कि जेबी वीटो किसे कहते हैं। हमने देखा कि वीटो या निषेध, वीटो का मतलब है निषेध कर देना, नो कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, अस्वीकृत कर देना, जिससे कि वह लागू ना हो पाए। लेकिन जेबी वीटो में किसी चीज को अस्वीकृत नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया जाता है, नो नहीं किया जाता है, बल्कि जब विलंब करके, ध्यान रखना, विलंब, देरी या डिले करके किसी प्रस्ताव को व्यवहार में लागू होने से रोक दिया जाता है तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। फिर से समझें कि बाकी जो वीटो है उसमें नो किया जाता है, रिजेक्टेड लिखा जाता है, अस्वीकृत किया जाता है, तब वह प्रस्ताव रुकता है। लेकिन जेबी वीटो में रिजेक्टेड नहीं लिखा जाता, किसी प्रस्ताव को, विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जाता, लेकिन उसको व्यवहार में लागू होने से रोक दिया जाता है। भाई व्यवहार में लागू होने से कैसे रोकेंगे बिना अस्वीकृत करके? तो उसके केंद्र में यह शब्द याद रखना है, विलंब या डिले। तो जब विलंब करके, डिले करके किसी प्रस्ताव को व्यवहार में लागू होने से रोकते हैं तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। यह परिभाषा ठीक से समझ ले, क्योंकि तब हम समझ पाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का क्या है, ज्ञानी जैल सिंह ने कैसे प्रयोग किया था। तो जब अस्वीकृत ना किया जाए, रिजेक्ट ना किया जाए, लेकिन निर्णय लेने में विलंब किया जाए, देरी किया जाए, और इतनी देरी की जाए कि प्रस्ताव व्यवहार में लागू ना हो पाए, तो उसे हम जेबी वीटो कहते हैं। अब देखें पहले कि अमेरिका में यह कैसे काम करता है, यूएसए में। इसके लिए जानना पड़ेगा कि यूएसए का संविधान प्रत्यक्षता तो वीटो की बात नहीं करता है, लेकिन अमेरिका का संविधान कहता है कि जब कोई विधेयक कांग्रेस से पारित होकर और राष्ट्रपति के पास आएगा, ध्यान रखना है, जैसे हमारे यहां विधायिका का नाम संसद है, लेजिस्लेचर का नाम हमारा पार्लियामेंट है, तो अमेरिका में विधायिका का नाम संसद नहीं है बल्कि कांग्रेस है। तो विधि बनाने का काम अमेरिका में कांग्रेस करती है, लेजिस्लेशन का काम कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस ने कोई विधेयक बनाया, दोनों सदनों ने पारित किया, अब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा। अमेरिका में, अमेरिका का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को सहमति दे सकता है, यस कर सकता है, और सहमति देने से इनकार कर सकता है, नो कर सकता है। यह अमेरिका के संविधान में लिखा है कि जब कांग्रेस से कोई विधेयक पारित होकर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उसको सहमति दे सकते हैं, यस कर सकते हैं, और सहमति देने से इनकार कर सकते हैं। और ये दोनों काम, यस या नो का जो भी कार्य है, अधिकतम 10 डेज, ये काम उन्हें अधिकतम 10 दिनों के भीतर कर लेना। हाँ, 10 डेज का टाइम है कि 10 डेज में यस कर लो या नो कर लो, लेकिन मैक्सिमम 10 डेज। अब यदि राष्ट्रपति ने यस कर दिया तो वीटो नहीं हुआ, तो वो विधेयक कानून बन गया, अधिनियम बन गया, लागू हो गया। लेकिन यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया, लिख दिया अस्वीकृत, तो याद करें वीटो हो गया जो अमेरिका का विशेषित वीटो है, तो वो क्वालिफाइड वीटो हो गया। लेकिन हमें आज क्या समझना है, जेबी वीटो। लेकिन यदि ऐसा हो कि राष्ट्रपति यस भी ना करे, उसको सहमति भी ना दे और नो भी ना करे, बल्कि याद करें जेबी वीटो में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि विलंब की नीति अपनाए, देरी की नीति अपनाए, तो इसे जेबी वीटो का प्रयोग कहेंगे। जैसे अमेरिका में कैसे राष्ट्रपतियों ने इसका प्रयोग किया है, सोचिए, थोड़ा समझिए। जेबी वीटो का प्रयोग अमेरिका में भी विलंब के संदर्भ में होता है और सामान्यतः एक व्यावहारिक परिघटना है। यह एक व्यावहारिक वीटो है जो सामान्यतः तब लागू होता है जब सत्र समाप्ति की ओर हो। यह ध्यान देना, इसका मतलब सत्र के प्रारंभ में अमेरिका में जेबी वीटो व्यवहार में नहीं हो पाएगा। अभी समझेंगे क्यों। लेकिन जब सत्र समाप्ति की ओर है
और विशेषकर 10 दिन से कम समय है सत्र समाप्त होने में, तो जेबी वीटो का प्रयोग धड़ल्ले से होता है और बहुत प्रभावशाली तरीके से होता है। कैसे? तो ध्यान रखना है कि संविधान में ऐसा नहीं है अमेरिका में कहीं जेबी वीटो, संविधान में केवल इतना है यस या नो करेगा 10 दिन के भीतर, लेकिन उससे निकलता है जेबी वीटो। सत्र के प्रारंभिक दिनों में यह व्यवहार में लागू नहीं होगा। हां, जब सत्र समाप्ति की ओर है और 10 दिन से कम समय बचा है सत्र की समाप्ति में, तो जेबी वीटो का प्रयोग व्यवहार में खूब होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 20 जनवरी है, फॉर एग्जाम्पल 20 जनवरी है और 30 जनवरी को सत्र समाप्त होने वाला है कांग्रेस का। तो यह बात सबको पता है। मैं अमेरिका के संदर्भ में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अमेरिका के संदर्भ में कि मान लीजिए कि 20 जनवरी की तारीख है और सत्र पहले से ही चला रहा है, 10 जनवरी से ही चला रहा है और 30 जनवरी को सत्र समाप्ति की तिथि। तो यह सबको पता है, कांग्रेस को भी, राष्ट्रपति को भी, कि 30 जनवरी को सत्र समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 22 जनवरी को कांग्रेस एक विधेयक पास करती है। कांग्रेस के द्वारा 22 जनवरी को एक विधेयक कांग्रेस ने पारित किया और वह विधेयक 22 जनवरी को ही कांग्रेस ने पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति को पता है कि उसको यस करना है या नो करना, कितने दिनों के भीतर करना है, अधिकतम 10 दिनों के भीतर। लेकिन अमेरिका में यह भी नियम है कि यस कर दिया राष्ट्रपति ने तब तो ठीक है, यदि नो कर दिया तो दोबारा वो विधेयक कांग्रेस के पास जाएगा। यह संविधान कहता है कि यदि राष्ट्रपति ने नो कर दिया, वीटो कर दिया, तो दोबारा वो कांग्रेस के पास जाएगा, विधायिका के पास जाएगा और यदि दोबारा कांग्रेस ने उसको पुनः विशेष बहुमत से पारित कर दिया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति का वीटो खत्म हो जाएगा, वह कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति की बात खत्म हो जाएगी। तो यहां राष्ट्रपति को, इस विधेयक को राष्ट्रपति नहीं चाहता है लागू हो। राष्ट्रपति नहीं चाहता है कि यह जो विधेयक 22 जनवरी को पारित होकर उसके पास आए लागू हो, लेकिन उसको पता है मैं यस कर दूंगा तो लागू हो जाएगा। उसको पता है कि मैं नो कर दूंगा, यदि मैं नो कर दूंगा तो यह पुनः कांग्रेस के पास जाएगा। हो सकता है कल ही चला जाए 23 जनवरी को, और हो सकता है 24 जनवरी को कांग्रेस पुनः मेरे पास भेज दे, तो मेरा वीटो खत्म हो जाएगा। तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि दोबारा यदि आता है तो उसको सहमति देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति को यह पता है कि 30 जनवरी को सत्र समाप्त होने वाला है और आज 22 जनवरी है। इसका मतलब केवल 8 दिन बचे और वह कितना विलंब कर सकता है? 10 दिन। तो यहां पर राष्ट्रपति ऐसी नीति अपनाते, इसलिए पॉकेट वर्ड यहां सिंबॉलिक है। जेब शब्द सिंबॉलिक है कि जैसे हम किसी चीज को जेब में डालकर निश्चिंत हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति विधेयक को एक प्रकार से जेब में डालकर निश्चिंत है, मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। समय गुजर रहा है, 23 तारीख हो गया, 24 तारीख, 25 तारीख, इस बीच हो सकता है कांग्रेस का रिमाइंडर भी आए कि श्रीमान एक विधेयक भेजा था, जरा उसको साइन कर देना, नहीं करना चाहते हो तो नो कर देना। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि नो करेगा तो हम अगले दिन यस करवा लेंगे, यदि हमने दोबारा पारित कर दिया तो यस करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति उसको बैठा रहेगा और राष्ट्रपति कहेगा कि देखिए भाई 10 डेज का समय है हमारे पास। अमेरिका का संविधान 10 दिन की समय सीमा देता है, तो 10 दिन तो पूरा होने दो, 10 दिन के बाद मैं बताऊंगा कि मैं सहमति देता हूं या नहीं करता हूं। अब 22 तारीख से वो गिनना शुरू करेगा, 30 जनवरी को सत्र समाप्त हो गया, 8 दिन हुए हैं, 10 दिन तक वो रोक सकता है। और अगले दिन फॉर एग्जांपल 31 जनवरी, तो 31 जनवरी को राष्ट्रपति उसको वीटो कर देगा। राष्ट्रपति लिख देगा रिजेक्टेड, एकदम समय सीमा में किया कि भाई 10 डेज का टाइम था, 9वें दिन उसने वीटो किया। लेकिन जब 31 जनवरी को उसने वीटो किया, लिख दिया अस्वीकृत, तो वैसी स्थिति में 30 जनवरी को ही सत्र समाप्त हो चुका है। तो अब दोबारा जब कांग्रेस का सत्र आएगा और तब उस पर निर्णय होगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर उसने व्यवहार में उस विधेयक को लागू होने से रोक दिया। और किस प्रकार रोका? विलंब करके, डिले करके, देरी करके। तो ध्यान रखना है, इसी को जेबी वीटो कहते हैं। जब किसी प्रस्ताव को व्यवहार में विलंब करके, देरी करके लागू होने से रोक दिया जाता है, तो इसे जेबी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो
अमेरिका में आता है, वहां से उत्पत्ति होती है। संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इस प्रावधान के कारण, ये 10 दिन वाला जो प्रावधान है, इसके कारण व्यवहार में अमेरिका में जेबी वीटो का प्रयोग होता है। और सत्र के प्रारंभिक दिनों में नहीं हो सकता, लेकिन जब सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है और 10 दिन से कम का समय बाकी है, तब जेबी वीटो का प्रयोग व्यवहार में कई बार राष्ट्रपतियों ने किया है। तो यह हमने देखा दोस्तों कि अमेरिका में क्या है। अब थोड़ा सा इसको भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के संदर्भ में जेबी वीटो की स्थिति क्या है। ध्यान रखना है, हमारे राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो है, निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। तो अभी उन वीटो को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी केवल जेबी वीटो डिस्कस करेंगे। यह भी ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जहां पर कि वीटो शब्द है। वीटो वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन वीटो की शक्ति का स्रोत 2 आर्टिकल है, जो निरपेक्ष वीटो और निलंबनकारी वीटो है, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो आर्टिकल 111 से निकलता है। आर्टिकल 111 से वीटो वर्ड नहीं है लेकिन निकलता है। लेकिन जो हमें डिस्कस करना है जेबी वीटो, ये निकलता है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 से। जेबी वीटो निकलता है अनुच्छेद 74 के खंड 1 से, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 से। और ध्यान रखना है कि जेबी वीटो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है। स्वविवेक की शक्ति का मतलब कि जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं करता है, बल्कि यह खुद रामनाथ कोविंद की अपनी पावर है। यहां मोदी जी की पावर नहीं है, बल्कि मोदी जी के अगेंस्ट ये पावर है। तो ध्यान रखना है कि जेबी वीटो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, जो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 से निकलती है। यद्यपि संविधान में जेबी वीटो जैसा शब्द नहीं है। तो देखते हैं 74 क्लॉज 1 क्या है और इससे तकनीकी रूप में जेबी वीटो कैसे निकलता है, और फिर देखेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह ने, अभी तक एक ही बार जेबी वीटो ठोस तरीके से हुआ है, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किस विधेयक पर और कैसे इसका प्रयोग किया। बट उससे पहले जाने कि 74 क्लॉज 1 क्या है और इससे जेबी वीटो कैसे निकलता है। 74 क्लॉज 1 को यदि पढ़ते हैं आज जो स्थिति है, तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 74 क्लॉज कहता है, क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। फिर आगे कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया और फिर 44वें संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसका मतलब कि मोदी जी की मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसी के अनुसार कोविंद काम करेंगे, लेकिन एक बार, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और पुनर्विचार के पश्चात जो भी सलाह दी जाएगी उसे मानने के लिए बाध्य है। फिर से एक बार समझें, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरा वीटो का कॉन्सेप्ट घूमेगा, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। 74 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जैसे रामनाथ कोविंद हैं, उनको सलाह देने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद है। फिर आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। तो ये राष्ट्रपति वास्तविक शासक नहीं है। नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी, और चूंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है, तो इसलिए व्यवहार में प्रधानमंत्री सर्वोच्च हो जाता है। तो मंत्रिपरिषद बैठक करके जो भी सलाह देगी कोविंद हस्ताक्षर कर देंगे, बाध्य है, सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन एक अपवाद कि कोविंद को केवल इतनी पावर है राष्ट्रपति को कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकते हैं। इसका मतलब मोदी जी की मंत्रिपरिषद ने सलाह दी तो कोविंद साहब इतना कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जरा एक बार पुनर्विचार करो, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है जो तुम सलाह दे रहे हो और ऐसा करना देश हित में उचित नहीं है, एक बार इस पर पुनर्विचार करो। फिर वापस लौटेगा
और पुनर्विचार के पश्चात यदि मंत्रिपरिषद कहती है नहीं, हम एकदम कंफर्म है कि यही चीज ठीक है, कॉमा और फुल स्टॉप भी ना बदले और दोबारा वही सलाह दे दे, तो जब दोबारा वही सलाह देगा तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। इसलिए तो राष्ट्रपति को नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है जो मंत्रिपरिषद का मुखिया है। अब यहां पर ध्यान रखें कि ये जो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे कोविंद साहब, हमारे संविधान में इसकी कोई समय सीमा नहीं। इसका मतलब कि कितने दिन में वो यस करेगा, कितने दिन में पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। केवल इतना है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। अब सोचिए कि यदि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करे, या जो भी है राष्ट्रपति यदि डिले करना चाहे, मान लीजिए कि एग्जाम्पल समझिए कि नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद ने बैठक की, 74 क्लॉज 1 के तहत रामनाथ कोविंद के पास सलाह भेजी गई कि कोविंद साहब इस पे हस्ताक्षर करो। कोविंद साहब के पास दो विकल्प हैं 74 क्लॉज 1 के तहत, या तो वो साइन कर दें, यस कर दें, या फिर वो मंत्रिपरिषद को विचार के लिए भेजें, पुनर्विचार के लिए कि जरा मोदी जी सोचिए। लेकिन कितने दिन में वो यस करेंगे या कितने दिन अपने पास रहकर तब पुनर्विचार के लिए वापस लौटाएंगे, ये हमारा संविधान नहीं कहता है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि कितने दिन के भीतर राष्ट्रपति सहमति देगा या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। अब मान लीजिए कोविंद साहब थोड़ा सा डिले करना चाहें कि आज मंत्रिपरिषद ने भेजा है, कोविंद साहब उसको पॉकेट में डाल के बैठ गए, तो वो डिले कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं, और जितने दिन देरी करेंगे उतने दिन तक वह विधेयक लागू नहीं होगा। और कितने दिन डिले कर सकते हैं, संविधान में इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो देखें, ये जेबी वीटो है जो प्रत्यक्षता संविधान में नहीं है, लेकिन 74 क्लॉज 1 के तहत व्यवहार में राष्ट्रपति को जेबी वीटो का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा जो भारत में इसका प्रयोग हुआ है, तब आप इसको सटीक तौर पर समझेंगे। इसका प्रयोग अभी तक भारत में प्रभावशाली तरीके से एक ही बार किया गया, 1986 1986 में, जब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के दल का लोकसभा में बहुमत होता है, तो प्रधानमंत्री जिस प्रकार के विधि या कानून चाहेगा वह बनवाता है। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका मिली हुई है। तो यहां पर राजीव गांधी के नेतृत्व में संसद ने एक विधेयक पारित किया 1986 में, और उस विधेयक का नाम जान लें, डाकघर संशोधन विधेयक, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट। डाकघर संशोधन विधेयक, डाकघर संशोधन विधेयक को संसद ने पारित कर दिया। तो अब नियम के अनुसार मंत्रिपरिषद को बैठक करना है, पार्लियामेंट का काम हो गया, दोनों सदनों ने पारित किया, तो नियमानुसार अब मंत्रिपरिषद बैठक करेगी, राजीव गांधी की मंत्रिपरिषद, और राष्ट्रपति को परामर्श देगी कि भाई इसको साइन करो चाहे नहीं करो, जो भी। तो यहां राजीव गांधी की मंत्रिपरिषद ने उसके बाद बैठक की, और बैठक करने के बाद 74 क्लॉज 1 के तहत ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति को यह सलाह दी कि राष्ट्रपति इसको यस कर दीजिए, सहमति दे दीजिए। तो यहां तक हम देखते राजीव गांधी ने अपना काम किया डाकघर संशोधन विधेयक पे। उन्होंने संसद से विधेयक पारित करवाया दोनों सदनों से, दोनों सदनों में उनका बहुमत था। फिर 74 क्लॉज 1 के तहत मंत्रिपरिषद ने बैठक की। बैठक करके ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा गया कि आप डाकघर संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दीजिए, सहमति दे दीजिए। अब संवैधानिक तौर पर देखें कि ज्ञानी जैल सिंह के पास दो विकल्प थे कि या तो ज्ञानी जी कह देते यस एसेंटेड, सहमति देता हूं, तो मामला सही हो जाता और वह कानून लागू हो जाता। लेकिन ज्ञानी जी के पास दूसरा विकल्प यह भी था राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति उसको राजीव गांधी की मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजते कि नहीं, मुझे लगता है डाकघर संशोधन विधेयक ठीक नहीं है, एक बार पुनर्विचार करो। और पुनर्विचार के पश्चात यदि मंत्रिपरिषद कहती नहीं ठीक है साइन कर दो, तो साइन करना पड़ता। यहां पर ज्ञानी जी ने चालाकी की। उन्होंने कहा कि संविधान के 74 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति कितने दिन के भीतर किसी विधेयक को सहमति देगा या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं।
और वाकई हमारे यहां तो समय सीमा नहीं, अमेरिका में तो 10 दिन है, हमारे यहां तो है ही नहीं। तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसी को आधार बनाकर उसको रोक लिया, अपने पॉकेट में कह सकते हैं डाल लिया। पॉकेट सिंबॉलिक वर्ड है, जेब में डाल लिया, इसलिए पॉकेट वीटो कहते हैं। और कोई निर्णय नहीं, कोई निर्णय नहीं, समय गुजरता रहा। और आपको यकीन नहीं होगा कि 3 साल 3 इयर्स 3 साल तक राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, इस आधार पर कि समय सीमा निर्धारित नहीं है। और फिर 86 से 89 आ गया, 1989 आ गया, और 1989 में लोकसभा भंग हो गई, कार्यकाल पूरा हो गया, फिर चुनाव हो गए और राजीव गांधी की सरकार खत्म हो गई, वीपी सिंह की सरकार बन गई चुनाव के बाद। और इस तरह से ज्ञानी जैल सिंह ने संसद के द्वारा पारित एक विधेयक को स्वविवेक से, याद करिए उनकी अपनी पावर थी, का प्रयोग करके व्यवहार में लागू होने से रोक दिया। और उसके मूल में क्या था? विलंब करना। तो जब राष्ट्रपति विलंब करके किसी विधेयक को व्यवहार में लागू होने से रोक देता है, इसे जेबी वीटो कहते हैं, जिसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अब सवाल उठता है कि जेबी वीटो क्या संवैधानिक तौर पर सही है? इसकी स्थिति क्या है? क्योंकि यहां पे तो ऐसा लगता है कि तब तो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर विधेयक को चाहे तो कर सकता है, यह भी नहीं लिखा है कि कितने विधेयकों के साथ। तो इमेजिन करिए कि रामनाथ कोविंद हर विधेयक को डिले करने लगे, हो सकता है। इसीलिए एक एलन ग्लैडहिल है, कभी डिस्कस करूंगा, ग्लैडहिल का दुःस्वप्न। एक विचारक है एलन ग्लैडहिल। ग्लैडहिल ने कहा है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है और संविधान में उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। एक एग्जाम्पल तो यही है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक केवल एक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया। तो जो ज्ञानी जैल सिंह ने 3 साल के लिए किया, वह संविधान के अनुरूप नहीं माना जाएगा। तो हमें कहना चाहिए कि यदि जेबी वीटो का प्रयोग मंत्रिपरिषद की शक्ति को कम करने के लिए, एक निर्वाचित सरकार के कार्य को बाधा देने के लिए किया जाता है, बहुत लंबे समय के लिए किया जाता है, तो यह संविधान के साथ छल है। क्योंकि संविधान राष्ट्रपति को वास्तविक प्रमुख नहीं बनाता है, संवैधानिक प्रमुख बनाता है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री है, तो निर्णय लेने का अधिकार वास्तव में उन्हें। फिर इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में, और याद करें कि आर्टिकल 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत जब हमारा राष्ट्रपति शपथ लेता है तो संविधान की रक्षा, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, सुरक्षा, संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। तो जब हड़बड़ी में कोई विधेयक पारित हो रहा है तो थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग उचित माना जाएगा। मान लीजिए कि कृषि से संबंधित विधेयक आनन फानन में यदि अभी जो पारित हुए हैं, और आपने देखा कि आनन फानन में पारित हुए, तो यहां पर चूंकि डिबेटेबल इशू है, तो राष्ट्रपति की शायद जिम्मेदारी बनती है संविधान के संरक्षक के रूप में कि विपक्ष ने बायकॉट किया हुआ था और इससे विधेयक पारित हो गए, तो कोविंद साहब यहां पर दल के प्रतिनिधि नहीं, राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में यदि कार्य करें तो 1 साल 2 साल नहीं करना, केवल 10 दिन 15 दिन के लिए उसको अपने टेबल पे रख लें, क्योंकि उनको यह मानना चाहिए कि वास्तव में मोदी जी ही शासक है। 10-15 दिन रोकेंगे तो क्या फायदा होगा डेमोक्रेसी में कि प्रेस में, मीडिया में, हर जगह एक वाद विवाद शुरू हो जाएगा कि अच्छा राष्ट्रपति ने रोका है, जरा देखते हैं ये विधेयक क्या है। तो जागरूकता बढ़ेगी, सरकार पे दबाव बढ़ेगा कि यदि ये गलत है, और 10 दिन रोक के और फिर पुनर्विचार के लिए लौटाए कि मोदी जी हमें लगता है इसमें ये सुधार कर लो। इस तरह से देश को उसने जगा दिया, राष्ट्रपति ने, उसका इतना ही काम है कि देश को जगा दिया। वास्तविक शासक वो नहीं है। और जब देश को जगा दिया, फिर भी चूंकि संविधान वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद को देता है, तो अगली बार यदि मोदी जी को फिर भी लगता है कि नहीं उचित है, जन दबाव के बाद भी, तो अगली बार वो करे, कोविंद साइन कर देंगे। तो ध्यान रखना कि सीमित परिस्थितियों के लिए यदि यह किया जाता है तो इसका उपयोग ठीक है। और इस तरह से जो ज्ञानी जैल सिंह ने किया सरकार की कार्यप्रणाली को रोकने के लिए, उसे संविधान के साथ छल माना जाए। तो सवाल उठता है कि यदि राष्ट्रपति ऐसा करे तो उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जाए। इसीलिए तो ग्लैडहिल ने कहा है कि संविधान में ऐसे कमियां हैं जिसका प्रयोग करके भारत का राष्ट्रपति दुरुपयोग करके तानाशाह बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया जेबी वीटो का कॉन्सेप्ट। ये वीडियो एम कुमार्स एकेडमी पे उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है, और ये हमारी 100 वीडियो की श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मंजेश कुमार को मोटिवेशन मिलता है। और 100 वीडियो की श्रृंखला में तब मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।